चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। कल दोपहर 3 बजे का वक्त यहां पर बताया जा रहा है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जो तारीखें हैं उसका ऐलान किया जाएगा। इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार। महाराष्ट्र की 1-2 सीटें होगी, उसके बारे में शायद चर्चा हो सकती है, लेकिन सीट शेयरिंग लगभग पूरा हो गया। आखिर इंतजार की घड़ी खत्म हुई। पूरे देश में इंतजार है कि मोदी जी को कब प्रधानमंत्री फिर से बनाना। पहले तो उत्सुकता से हम लोग तारीखों का इंतजार कर रहे थे। हमारी तैयारी तो बहुत बेहतर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में बात बताए। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। तारीख कल आएगी, लेकिन सीटें किसकी आएंगी? आज महाभारत इस पर तैयारी किसकी भारी है, सवाल आज ये है महाभारत में, क्योंकि 400 पार की घोषणा और 400 पार की बात तो बीजेपी बार बार कह रही है। कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा, कितने चरणों में चुनाव होगा वो सामने आ जाएगा, लेकिन किसकी तैयारी पूरी है, कौन किस पर भारी पड़ेगा और क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी की 400 पार वाली रणनीति को सीधे सीधे काट दे पा रहा है विपक्ष, क्या दे पा रहा है इंडी गठबंधन? आज महाभारत इस पर। लेकिन जो पेच फंसा हुआ है, 400 पार की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए इस वक्त एनडीए के लिए बिहार में खड़ी है। वो तस्वीर आपको सबसे पहले बताती हूं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं एनडीए के लिए। जी हां, 400 पार के लिए, क्योंकि एक भी सीट नहीं मिलने पर बगावत के संकेत दे दिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। राज्यपाल और राज्यसभा का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया है, उन्हें यह ऑफर चाहिए ही नहीं। आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस का बयान आया, उन्होंने कहा है कि लिस्ट का मुझे इंतजार है, अगर सीट नहीं मिली, अगर मुझे कोई सीट नहीं मिली तो मेरे रास्ते खुले हुए हैं। यानी इसका सीधा मतलब यह कि वो धमकी दे रहे हैं कि एनडीए से अलग भी हो सकते हैं। मैं हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। अब हाजीपुर की सीट ऐसी है जिस पर चिराग पासवान लड़ना चाहते हैं और उनको ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि उन्हें वहां से सीट दी जा रही है। लेकिन पशुपति पारस ने भी सीधे सीधे हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने चिराग को हाजीपुर समेत 5 सीटें दे दी और इसी के साथ अब ये बिहार में पेच फंसा है। एलजेपी के दोनों गुट की टक्कर में सूची अटक गई है बिहार की। बिहार में किसी पार्टी के प्रत्याशी को अभी घोषित नहीं किया गया है। तो ये तो बिहार की बात है, लेकिन बिहार के साथ साथ आपको बताती हूं कि महाराष्ट्र में क्या पेच है। तैयारी देखना जरूरी है, क्योंकि कल तो तारीखें आ जाएंगी, लेकिन तारीखों के ऐलान के साथ साथ तैयारी किसकी पूरी है ये देख लीजिए, क्योंकि वहां महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में महागठबंधन में जमकर टकराव है। वहां एकनाथ शिंदे और शिवसेना की पार्टी, एकनाथ शिंदे को मिल जाने के बाद, नाम और सिंबल मिलने के बाद, ये पहला चुनाव है। वहां कई बैठकों के बाद भी जो महागठबंधन है उसमें सीट बंटवारा हो नहीं पाया है। बीजेपी के 20 नामों के ऐलान के से ज्यादा दबाव बढ़ गया है, क्योंकि बीजेपी ने अपने 20 नाम घोषित कर दिए महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बढ़ती खींचतान के बीच आज महाविकास अघाड़ी की बैठक भी एक बार फिर बैठक है। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को उसमें नहीं बुलाया गया है, क्योंकि अब मुश्किलें प्रकाश अंबेडकर खड़ी कर रहे हैं। बिना सांसद और विधायक वाली पार्टी 7 सीटें मांग रही है लोकसभा में, तो उनको आज बुलाया ही नहीं गया है। उद्धव 18 पर, कांग्रेस 18 पर, शरद पवार का गुट 10 पर और वीबीए 2 पर लड़े। ये एक समझौता बना, लेकिन वहां पर पेच प्रकाश अंबेडकर ने फंसा दिया। उद्धव गुट जीती हुई अपनी 18 सीटें किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता है, उन्होंने तय कर लिया है। कांग्रेस को ऐसे में 7 सीटों का नुकसान होगा, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस 25 पर लड़ी थी, वो भी पीछे नहीं हटना चाहती है। तो ये सीट शेयरिंग नहीं हुई है, कल तारीखें आ जाएंगी, सीट शेयरिंग अटकी हुई है। 19 के नतीजे जो आए थे आपको बता दें, एनडीए 41 जीती थी, एनसीपी 5, कांग्रेस 1 और निर्दलीय 1। तो इससे अंदाजा लगाइए कि वहां महाराष्ट्र की सीटों में इस बार महाविकास अघाड़ी को कितनी मिल सकती है। अभी तक सीट शेयरिंग नहीं आई है। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। अब की बार देश में चुनावी संग्राम की रणभेरी बज चुकी है। अब से बस 21 घंटों के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है।
सियासी दंगल के लिए मोदी ने अपनी टीम तैयार कर ली है। तीसरी पारी के लिए हुंकार भर रहे हैं तो मोदी को हटाने के लिए विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, मगर अब सीधी टक्कर का वक्त आ चुका है। एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, अगले दिन पदभार ग्रहण और बैठक करते ही इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ऐलान कर दिया। कल दोपहर 3 बजे चुनाव शेड्यूल जारी होगा। देश में 7 या 8 चरण में हो सकती है वोटिंग। 2014 में 9, 2019 में 7 चरण में चुनाव हुए थे। यूपी, बिहार, बंगाल में 6 से 7 चरण में मतदान संभव। कल ही विधानसभा चुनाव की भी तारीखें आएंगी। आंध्र, अरुणाचल, उड़ीसा और सिक्किम में होंगे विधानसभा चुनाव। चुनाव घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी तो सियासी दलों ने ताल ठोकना भी शुरू कर दिया है। देश की जनता ने तो मन बना लिया है कि लोकसभा का चुनाव होगा, अब फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है। हमारी तैयारी तो बहुत बहुत बेहतर है। आज से नहीं, जब से आपने देखा होगा 1-1.5 साल पहले से इंडिया गठबंधन या एक बड़े गठबंधन की जब बात चल रही थी। अगले महीने से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में मोदी मैराथन रैलियां कर रहे हैं। आज भी पीएम दक्षिण भारत के दौरे पर है। तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल में उनके कार्यक्रम है। मोदी ने कन्याकुमारी में बड़ी सभा कर विपक्ष का घमंड तोड़ने की हुंकार भर दी। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। टीम मोदी चुनावी मोड में है। गठबंधन से लेकर ज्यादातर सीटों पर नाम अनाउंस कर दिए हैं तो विपक्ष में सीट शेयरिंग पर खींचतान मची है। कई राज्यों में इंडिया अलायंस आपस में ही लड़ रहा है। जैसे बंगाल में ममता कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ, पंजाब में केजरीवाल कांग्रेस अलग लड़ रहे हैं, केरल में राहुल के खिलाफ लेफ्ट ने प्रत्याशी उतारा है, महाराष्ट्र में गठबंधन में सीटें तय नहीं हो पा रही है, बिहार में लालू कांग्रेस में सीट बंटवारा अटका हुआ है। यूपी में भी कांग्रेस अब तक एक नाम घोषित नहीं कर पाई है। यूपी, बिहार से महाराष्ट्र तक इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं, फिर भी हर मुद्दे को लेकर बस टारगेट मोदी है। कभी कभी ये कहा जाता है कि चंदा है, लेकिन भाजपा की सरकार में ये चंदा नहीं है, ये वसूली है। महाराष्ट्र की 1-2 सीटें होगी, उसके बारे में शायद चर्चा हो सकती है, लेकिन सीट शेयरिंग लगभग पूरा हो गया है। इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार। देश तैयार है तो क्या अब की बार 400 पार है? क्योंकि बीजेपी का दावा है कि 24 में तो क्या 29 में भी पीएम की वैकेंसी नहीं है। 10 साल आपने पूछा, इसलिए मैं मेरा एक आकलन कह रहा हूं, 10 साल तक तो मोदी ही है। विपक्ष के लिए भी यूपी, बिहार फंसा है तो एनडीए के लिए भी चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं। कुछ देर में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, लेकिन चिराग के चाचा पशुपति पारस ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी ने लोजपा के खाते की हाजीपुर समेत 5 सीटें चिराग खेमे को दी और पशुपति पारस को राज्यपाल या राज्यसभा का ऑफर दिया, मगर उन्हें ये कबूल नहीं है। किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी का फैसला। एक एक सीट से लेकर हर सूबे तक सियासी दलों की नजरें राजनीतिक दंगल में दांवपेच जारी है। कल चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, जिसके बाद सीधी लड़ाई में पता चलेगा कि 24 में कौन किस पर भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ मनोज सिंह काका जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ अनिला सिंह जी जुड़ रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के। और किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और कह दूं कि जो कुछ भी तैयारी और जितनी महाभारत इतने दिनों से कर रहे हैं उसके लिए एक बड़ा पड़ाव कल आने वाला है, क्योंकि कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा चुनाव में। तो मैं शुरुआत कर देती हूं एक बार बड़ी खबर से। लोकसभा के लिए समाजवादी पार्टी की चौथी लिस्ट आ गई। चौथी लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बिजनौर, नगीना, मेरठ, अलीगढ़, हाथरस, लालगंज लोकसभा सीट पर सपा ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 6 सीटों पर सपा ने भदोही सीट टीएमसी के लिए छोड़ दी है। तो ये सीटों का ऐलान कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। और इसीलिए मैं काका जी आप ही से शुरुआत कर लेती हूं। जो नामों का ऐलान कर दिया है, कितनी सीटें कितनी लिस्ट आपने निकाल दी हैं, लेकिन वो बगल वाले जिनको 17 सीटें दी हैं वो एक भी लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा चुनाव की।
नहीं, अगर इस तरह से आप देखें तो वो सारे राजनीतिक दलों का अपना वो अधिकार है और सब जगह अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 51 सीट जारी करा है, बहुत सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी तो सब अपने राजनीतिक दलों को, चूंकि प्रत्याशी की चयन की एक प्रक्रिया होती है, वो सारे लोगों से संवाद करके तय करी जाती है। लेकिन आपके अपने महाभारत में एक सवाल पूछा कि अब की बार कौन जीतेगा, आपके महाभारत में बता दूं कि अब की बार एकलव्य जीतेगा, पीडीए की, अब की बार पीडीए की वो अवधारणा जीतेगी। सुनिए, अब की बार माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए की वो अवधारणा जीतेगी। बिल्कुल और अल्पसंख्यक 90% आबादी जो हक के हाशिए पर है, जिनकी भागीदारी विश्वविद्यालयों में नहीं है, शासकीय व्यवस्थाओं में नहीं है, सरकारी नौकरियों में नहीं है, उद्योगों में नहीं है, वही अवधारणा अब की बार उत्तर प्रदेश में जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के सत्ता से बाहर हो जाएगी। वो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं जीतेगी जो अच्छे दिन तो नहीं लाई। अब की बार जो नारा है जनता में वो है कि अब की बार बीजेपी की हार। वो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन पूरे देश की जनमानस यही कह रही कि अब की बार बीजेपी की हार। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी 15 लाख तो नहीं दे पाई, 2 करोड़ रोजगार प्रति साल नहीं दे पाई, काला धन पर जो इतने बड़े बड़े बात करती थी, रिपोर्ट है कि इस देश में काला धन 52% बढ़ गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपया किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी ने। जिस सेंटियागो फ्यूचर कंपनी पर 2 अप्रैल को भारतीय ईडी ने जिसकी संपत्ति अटैच करी, वही 7 अप्रैल को 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है। किसको देती है? भारतीय जनता पार्टी को। तो पूरे देश ये देख रहा कि भारतीय जनता पार्टी चंदा का धंधा कर रही है, उद्योगपतियों से कह रही कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तो पूरे देश को लूट के पूरे देश को 5 किलो राशन पर रखना चाहते हैं। और उस पर तो बहुत चर्चा होगी, क्योंकि अभी उसमें और कुछ डेटा भी सामने आएगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कल जो लिस्ट आने वाली है, काका जी, कल एक लिस्ट, कल जो तारीखों का ऐलान होने वाला है, मैं बस ये उम्मीद कर रही हूं अनिला जी, क्योंकि आप लोगों ने तो यूपी में अभी तक 50 प्रत्याशियों 51 प्रत्याशियों के नाम उतार दिए हैं, वहां से टक्कर अभी कहां है? खासकर रायबरेली की सीट, अमेठी की सीट, उनका पता नहीं है। आपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं कि वो जल्द से जल्द चुनाव में उतर जाएं, वहां समाजवादी पार्टी ने उतार दिए हैं, लेकिन ये जो जिनको हाई प्रोफाइल सीट्स कहा जाता था, इनका क्या हो रहा है इस बार पता नहीं चल रहा है। वरुण जी को भी रखिए जरा स्क्रीन पे। मेरी सबको राम राम। और बाकी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, अपनी जो सीट्स हैं उसके उम्मीदवारों को घोषित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो हैं घोषित किए हैं कुछ सीटों पे, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या वो दूसरे राज्य हों। तैयारी हमारी पूरी है। उम्मीदवार जो चुनावी रण में उतरे हैं पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन और अपने संगठन के लिए जानी जाती है। रिपोर्ट कार्ड हमारे पास है, जिसके तहत जो है हम चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हैं। वो हमारे सबसे मजबूत हथियार हैं और उन हथियारों से ही हम धाराशाही करेंगे अपने विपक्ष को। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश के जो भी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बंधु हैं बहुत बोल रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, थोथा चना बाजे घना। हाँ, चंदा की बात करें, अरे हमको चंदा मिलेगा, आप जैसे राजनीतिक दलों को तो डंडा ही मिलने वाला है। हाँ, किसी की कनपट्टी पे रख बंदूक रख कर चंदा लिया गया है। बाकी राजनीतिक दलों ने चंदा नहीं लिया है क्या? कोई गुनाह किया है क्या? हाँ, व्हाइट मनी में सब कुछ आया हुआ है, एसबीआई में जमा किया हुआ है, कोई काला धंधा हो रहा है, काला पैसा लिया है। अरे किस दुनिया में रहते हैं और कैसी बातें करते हैं? उठपटांग बातें करके आप लोगों को लगता है कि भारत की जनता को आप बरगला लेंगे? आप लोग हैं क्या? सबसे ज्यादा अगर लोकप्रिय नेता पूरे विश्व के हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश से बाहर जानता कौन है? बात आप लोग कर रहे हैं, अपनी तुलना करते हैं हम नरेंद्र मोदी जी से और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी से। इस बार उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिएगा 75 पार है। और जैसे कहा गया है, हमारी पार्टी लगातार कह रही है, भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी जो है 372 पार और एनडीए का परिवार 400 पार। ये सच्चाई है। मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, के आधार पे बोल रही हूँ मैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि दिल्ली शराब घोटाले में जो खबर हमारे पास आ रही है, ईडी ने के कविता को हिरासत में लिया है। के कविता को दिल्ली लाने की तैयारी है। के कविता को हिरासत में लिया गया है, दिल्ली लाने की तैयारी है। ईडी अधिकारी के कविता को दिल्ली लाएंगे।
हैदराबाद में छापेमारी आज ईडी ने की थी। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी है के कविता, उनको हिरासत में लिया है ईडी ने। अब ये बहुत बड़ी खबर। आप सोचिए कि के कविता को, जिनसे शराब घोटाले को लेकर पूछताछ की गई, उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया, अब उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको मैं बता रही हूं। शराब घोटाले में के कविता से इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है और ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आज सेशंस कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की पेशी से छूट की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी है। सेशंस कोर्ट ने कहा कि राहत के लिए ट्रायल कोर्ट जाइए। तो अब ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। एक तरफ उनकी अर्जी खारिज हो गई, उन्हें कहा कि आप ट्रायल कोर्ट जाइए, दूसरी तरफ के कविता को दिल्ली लाया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। मैं इस पर जरा एक बार आ जाती हूं वरुण पुरोहित जी। ये भी एक तरफ डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। देखिए, अब शराब घोटाले की ये खबर बड़ी थी, मुझे ये बीच में ये खबर भी मैं बता रही हूं, लेकिन इसी के साथ साथ आप सोचिए कि कल चुनाव की डेट्स आ जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ ये कार्रवाई भी चल रही है। दोनों को मिलाकर देख सकते हैं। सुचारिता जी, मैंने पहले भी कहा था एक दिन कोलैप्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एक बुक लिखनी पड़ेगी। आपसे उसकी प्रस्तावना लिखने का आग्रह करूंगा मैं जब किताब लिखूंगा। देखिए, मेरा परिवार बॉन्ड परिवार, मैं किसी को खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये पूरा देश देख रहा है कि कौन खा रहा है, कितना बड़ा हिस्सा खा रहा है, और जो खा रहे हैं जिनको कौन इनकी पार्टी में लेके जा रहा है, उनका पेट पहले भरा हुआ है और उनका पेट भरेंगे। तो पूरा देश देख रहा है। मैंने पहले भी एक महीने पहले कहा था, डी कंपनी है, वसूली कंपनी है, जो अब आप सारे विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। अभी ये भी अनिला जी कह रही थी, ये क्यों हल्ला मचा रहे हैं। इनकी जो बीजेपी हल्ला मचाती है, जैसे डीजे होता है ना जुगाड़ का गांव में, वैसा हल्ला मचाते हैं ये लोग। 75 पार तो मार्गदर्शक मंडल में हो जाता है, फिर मोदी जी कब जाएंगे मार्गदर्शक मंडल में, वो तो 75 पार होने वाले। ये सब बातें पूरा देश देख रहा है इनका। महंगाई, बेरोजगारी यथावत मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष की बात मैं आपको हमेशा करता हूं, विपक्ष इन मुद्दों को कितना भुना पाता है, देखिए, तैयारी की बात कर रहे हैं आज वरुण जी। मेरा मानना यह है कि चुनाव जीतने के लिए लिस्ट जल्दी निकालकर प्रत्याशियों को यह पता होना चाहिए वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास समय होना चाहिए कि वो कैंपेन कर सके, प्रचार कर सके। यहाँ तो लिस्ट ही नहीं आ रही है, नाम ही नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वरुण जी, बताइए जरा। वहां संजय निरुपम तो खुलकर कह रहे हैं क्या जीतेंगे चुनाव, जब आप लोग लिस्ट ही नहीं उतारे। आज फिर बैठक है, बैठक पे बैठक ही हो रही। सुचारिता जी, मैंने फिर कहा, कई बार कहा है, संजय निरुपमा, कोई भी जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो कांग्रेस की ठेकेदारी कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के। उनका क्या, वो क्या समझे कांग्रेस पार्टी को। अब ये तो गलत है, ये तो गलत है वरुण जी। देखिए, आपने उन्हें टिकट दे दिया, चुनाव लड़वा दिया, वो तब ठीक थे। अब आज वो अगर ये बोल रहे हैं तो आप बोल दे उन्हें गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि है। शुरू से ये मुद्दा, ये तो गलत बात है। मैंने सभी के लिए कहा है, जितने भी दिल्ली में कब्जा करके बैठे, आधे से ज्यादा गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। कांग्रेस का इसलिए हाल हुआ, प्रत्याशी अच्छे देंगे तो सबसे आजाद भारत की फेल्योर सरकार, पाखंडी सरकार, अब तो सबसे बड़े घोटाले की नोटबंदी से लेकर, मैंने कहा ना बॉन्ड सरकार, मेरा परिवार बॉन्ड परिवार, ये जनता इसको ऑल्टरनेट चाह रही है, बदलना चाह रही है। विपक्ष इसको कितना बुना पाता है, कितनी विश्वसनीयता अपने प्रत्याशी दे पाता है आपका देश के सामने, वो देखने वाली बात है। प्रत्याशियों पर, प्रत्याशियों के ऊपर डिपेंड करेगा विपक्ष क्या प्रत्याशी देता है। जो आप कह रहे हो तैयारी करने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लिस्ट डिक्लेयर होने से पहले सूचित कर दिया जाता था कि आप तैयारी करिए, आपको चुनाव लड़ना। इस बार 45 पार कह रहे हैं किशोर जी, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं इस बार 45 पार है महाराष्ट्र में, 400 पार देश में, 45 पार महाराष्ट्र में। नहीं, उनकी व्यवस्था तो मुझे मालूम है, आज भी उनको मालूम नहीं कि कौन सी टिकट से लड़ना है। अच्छा। और मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी के जो अलाइज है उनको कट्टू साइड बीजेपी ने किया है। बीजेपी राह देख रही है, लेकिन आपने कहा महाविकास आघाड़ी, तो महाविकास आघाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। हमें केवल वंचित जो आघाड़ी है उसको एकोमोडेट करना है, जिसके लिए आज हम निर्णय लेने को जा रहे हैं। मेरे ख्याल से मसला तय हो जाएगा। हम उनको 6 के करीब टिकटों पे दे रहे, वो 7 मांग रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक आधी जगह फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी हो सकती है।
लेकिन अपोजिशन यूनिटी का जो इंडेक्स है वो करीबन 100% है। फ्रेंडली कॉन्टेस्ट क्या होता है महाराष्ट्र के अंदर किसानों को, जब आप गठबंधन में है तो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी सहमति नहीं बन पा रही है सीटों पर, आप तब कह रहे हैं कि उससे दोनों उतर जाएंगे, शिवसेना आपका पार्टी भी उतार देगी, कांग्रेस भी उतार देगी? नहीं, एक ही है कि वंचित आघाड़ी ये पहले हमारे महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं थी। अब उनको अगर हम 4 सीटें देते हैं, वो 15 सीटें मांगते हैं, बाद में वो 6 देते हैं तो वो 7 पर एग्री होते हैं, तो कहीं नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो हमारे आघाड़ी का हिस्सा नहीं थे। लेकिन उनकी पूरा सम्मान करते हुए हम उनके 4 सीटों पे तो उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, जिसमें अकोला है, सोलापुर है, ये बहुत सारी सीटें हैं जहां हम तो उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्रकाश आंबेडकर भी अपनी सूझबूझ को रखते हुए वो भी, जैसे हमारी औरंगाबाद सीट में भी वो कहने लगे थे, तो उन्होंने भी समझदारी रखनी चाहिए। मात्र किरकिरी का एक देखिए तैयारी, आज मैं बार बार कह रही हूँ तैयारी किस पर भारी है, आज वो आकलन करने का दिन है, क्योंकि कल डेट्स अनाउंस हो जाएंगी। जो प्रत्याशी, जिन प्रत्याशियों को पता है उन्हें सीटों पर लड़ना है, वो तो उतर जाएंगे। अब अभी मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने अपनी 6 और सीटों का ऐलान किया है, तारीखों को देखते हुए ही शायद हो सकता है ये लिस्ट कल आनी हो। अब उन्हें लगा जल्दी से हम उतार देते, वो अपनी एक-एक करके उतार रहे हैं लिस्ट, लेकिन कांग्रेस में सन्नाटा है और ये नुकसान उन पार्टीज को भी होगा जो उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आऊं, एक बार बड़ी खबर बता दूं कि थोड़ी देर में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 21 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जेडीयू से 9, बीजेपी से 12 विधायक मंत्री बनेंगे, तो ये खबर हमारे पास आ रही है। लेकिन धीरेन्द्र जी, पेच तो हाजीपुर पे फंसा हुआ है, और हाजीपुर पर ऐसा पेच फंसा है कि एनडीए छोड़ने की बात कर रहे हैं पशुपतिनाथ पारस। क्या हो रहा है? देखिए, पशुपतिनाथ जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तो बेहतर आप जानती होंगी। मैं इतना ही कहूंगा कि जब पद मिला किसी को, न उसने बिहार का सम्मान किया, न उसने परिवार का सम्मान किया हो, तो कैसे वो सम्मान के हकदार हो सकते हैं। बहरहाल मैं उन पे जाना नहीं चाहता हूँ, वो क्या बोले हैं नहीं बोले हैं वो जाने। हम लोगों की पूरी तैयारी है और एनडीए 40 की 40 सीटों की तैयारी पूरी करके बैठी हुई है। यहाँ तक कि 40 सीटों की तैयारी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने आज से 3 महीने पहले ही पूरी कर ली है। एक बूथ पे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं और अब कल तारीख का ऐलान होना है, हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और पूरा बिहार इस मूड में है कि अब की बार 40 के पार, इसमें कहीं बिहार में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत स्मूथ तरीके से सब कुछ संपन्न हो रहा है। ये हम लोगों की तैयारी इसलिए है कि हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के साथ में डायलॉग सिर्फ नहीं किया है, डिलीवरी किया है। हम लोग इसलिए तैयार हैं और शिष्टाचार के साथ हमने राजनीति किया है, भ्रष्टाचार के साथ में राजनीति नहीं किया है। कुल मिला के कहना यह है सुचर्चा जी कि राजनीति मुद्दों पे हमने किया है और राजनीति का मोदी जी के समय में मॉडिफिकेशन हो गया है, जिसको विपक्ष के लोग समझ नहीं रहे हैं। तरह तरह के फिर वही नैरेटिव लाना चाह रहे हैं, चौकीदार वो नहीं। अब ये तो बात सही नहीं है। अभी देखिए, संजय निरुपम की बात पर किशोर जी ने कहा कि ये तो हमारी पृष्ठभूमि वाले नहीं थे, इसलिए इनके बारे में क्या बात करना। तो पशुपति पारस तो शुरू से एनडीए का साथ दे रहे थे। अब एक तरह से सवाल तो ये पूछे जाएंगे कि उनको क्यों हाशिए पर डाल दिया आपने। ये सवाल तो पूछा जाएगा, बीजेपी से पूछा जाएगा, अनिला जी जवाब देंगी। लेकिन हाशिए, क्योंकि तस्वीरें भी मैं वहां से लगातार दिखा रही हूं, क्योंकि थोड़ी देर में वहां मंत्रिमंडल विस्तार होना है। जी कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं काका जी के पास जाऊं। मुझे बोलना है? हाँ बोलिए। मैंने कहा कि देखिए, विरासत में सियासत मिल सकती है, लेकिन साजिश से सियासत नहीं हो सकती। ठीक है। और बिहार के लिए आपको सम्मान करना था, आप उसमें भी चूक किए होंगे कहीं ना कहीं। लोगों का आपने समर्थन खोया होगा, विश्वास खोया होगा, परिवार का भी आपने अपमान किया है। हो सकता है इन्हीं सब कारणों से बिहार में आपकी
एक जो छवि बननी चाहिए थी वो छवि नहीं बना पाए हो, एनडीए के लिए शायद उतना मजबूत साबित अब ये तो आप कहेंगे, ये तो आप कहेंगे, वहां पशुपति पारस दूसरी तरफ चिराग पासवान के लिए कुछ और कहेंगे, तो ये तो आपस में दो जो विभाजित गुट है उनकी बात है। लेकिन मैं वापस यूपी पर आ रही क्योंकि यूपी बहुत इंटरेस्टिंग है काका जी, और 75 जैसे मैंने कहा कि वहां से बीजेपी ने 51 सीटों का ऐलान कर दिया, आप लोगों ने भी कर दिया है। मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि यूपी, ये हमेशा से कहा जाता है जो यूपी जीतेगा वो देश जीतेगा, इस बार भी वही होगा क्या? जो यूपी जीतेगा वही देश जीतेगा? नहीं, बिल्कुल यूपी चूंकि देश का सबसे बड़ा संसदीय सीट वाला प्रांत है सुतारिका, आप जानती होंगी यूपी अभी उत्तर प्रदेश में अभी एक हाल ही में आंकड़ा जो आया, एक नमूना आया घोसी उपचुनाव का, उसमें समाजवादी पार्टी 57% वोट के साथ खड़ी रही। मैंने जो आपसे पूर्व के संवाद में जो बात कहा कि जो पीडीए की अवधारणा है वो पीडीए की अवधारणा माननीय अखिलेश यादव जी की मानवता और समाजवाद को बहुजन वर्ग में स्थापित करने की अवधारणा है, और उसी अवधारणा के तहत चूंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है, जो 40,000 पुलिस भर्ती के लिए 60 लाख नौजवान निकला, जो 417 मात्र आरओ और एआरओ के भर्ती के लिए 12 लाख नौजवान निकला। उत्तर प्रदेश का नौजवान योगी आदित्यनाथ से पूछ रहा, बीजेपी से पूछ रहा है कि आप तो कहते हो कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध रोकवा देते हैं और उत्तर प्रदेश में पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हो, कैसी सरकार है आपकी? उत्तर प्रदेश का किसान ये पूछ रहा है कि आप सड़कों पे सांडों को कब रोकोगे? उत्तर प्रदेश की हाथरस से लेकर के और सब जनपदों की माताएं बहनें, अभी हमीरपुर में जिस तरह से 2 दलित बेटियों को बलात्कार के हत्या कर दिया गया, कानपुर में क्या हुआ, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, आप, मैं एक सुधी पत्रकार है, मैं जानता हूं कि आप उसके मर्म को और संवेदना को समझती होंगी। तो जो सरकार पूरी तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हो, जो इलेक्टोरल बांड के तहत चलती हो, जो पूरे देश को ये कही हो उद्योगपतियों को कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, यही बीजेपी का नारा है, वो सरकार को उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, माताएं, बहनें नहीं, पर उस लिस्ट में तो सारी पार्टियां हैं, तो मैं तुम्हें चंदा दूं, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगी वाली लाइन आपने कहां से कर दी? तो क्या इसका मतलब ये जितनी भी पार्टियों को चंदा मिला है वो सब यही कह रही थी, तुम मुझे दो तो मैं तुम्हें धंधा दूंगी, चंदा दो धंधा। देखिए सुचारिता, मैं कोई भी बात, हम सभी लोग समाजवादी लोग कभी भी कोई बात तथ्य और आंकड़े से परे नहीं कहते हैं। आपको एक आंकड़ा, इंडियन एक्सप्रेस का आज फ्रंट का पेज आपको पढ़ना चाहिए। सेंटियागो फ्यूचर कंपनी पर 2 अप्रैल 2022 को ईडी उनके 409 करोड़ की संपत्ति जब्त करती, और जानती हैं 2 अप्रैल को ईडी उनकी संपत्ति जब्त करती है और 7 अप्रैल को वो 100 करोड़ का बांड खरीदता है। किसको देता है? बीजेपी को देता है। अच्छा, इसकी बहुत चर्चा हो रही है अनिला जी, ये जो बात कह रहे हैं काका जी, इसकी बहुत चर्चा हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर हो सकता है और जानकारियां सामने आए, ये आप लोगों को कहीं भारी तो नहीं पड़ेगी? काका जी उस पर उठा रहे, विपक्ष से मुद्दा बना रहा है। बीजेपी का नारा है कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूं। देखिए उन्होंने नारा भी बता दिया। अनिला जी जवाब दीजिए। जैसे मैंने कहा खोता चना बाजे खाने वाला हालत फिर दोबारा ना आए, सिचुएशन करेंगे। देखिए सुचरिता जी, मैं एक चीज जानती हूँ जी, ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं किसके खाते में गए, किस बैंक के खाते में गए? SBI में गए, ठीक है, अननोन अकाउंट से नहीं गए, नोन अकाउंट से गए। माध्यम क्या रहा? सारा का सारा व्हाइट का ट्रांजैक्शन हो रहा है। 2014 से पहले जिन लोगों की सरकार थी, जरा उनसे पूछिए कि अननोन अकाउंट्स से कितना काला धन उन लोगों के पास आया, इसके भी आंकड़े हैं। यहां तो जिस राजनीतिक दल के पास कितना अमाउंट आया, किस कंपनी ने, किसने दिया, सारा सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट। पर 2014 से पहले जो ब्लैक का 82% अकाउंट होता था, जो चंदा आता था, उसका जवाब देंगे क्या? इन लोगों को सबसे बड़ी मुसीबत यही थी ना कि भैया अगर सब कुछ व्हाइट में कर देंगे तो हमारे पास जो हमारा धंधा पानी चलता है वो कैसे चलेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो एक बहुत अच्छा कदम था, व्हाइट में, व्हाइट ट्रांजैक्शन में किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना दिया, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है। पर ट्रांसपेरेंसी इनको समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, मैं उत्तर प्रदेश की अगर कहती हूँ तो उत्तर प्रदेश की जो अपराधीकरण पे लगाम लगी है, तो लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो कंट्रोल हुई है उसके आधार पर हमें वोट करेंगे। जो कॉलेज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, उसके आधार पर देंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उसके आधार पर हमें देंगे। और जो रोजगार जो मिल रहे हैं, उद्योगों के तहत जो मिल रहे हैं, उसके आधार पर हमको वोट देंगे। आस्था का जो सम्मान हो रहा है उसके आधार पर हमको वोट देंगे। और ये महिलाओं के सम्मान के विषय में आप हमें बताएंगे?
आज जो है सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा परसेंटेज में महिलाएं किसी पार्टी को वोट करती हैं तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इससे बड़ा प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए कि महिलाओं का किस प्रकार से साथ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हाँ, आज जो उनको घर दिया जा रहा है, आज उनको शौचालय दिया जा रहा है, आज इस बार जो आपने देखा होगा कि जो लखपति दीदी का जो कार्यक्रम चल रहा है, आप देख लो एक से एक जो अनिला जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ, एक बार जरा तस्वीरें बिहार से भी आ रही हैं, वो तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को दिखा दे, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार वहां पर होना है। तस्वीरें दिखाइए जरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंच गए हैं और वहां मंत्रिमंडल विस्तार के लिए वो पहुंचे हैं। अब जिस समय नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एक बार फिर आए तो वो सबसे बड़ी एक तरह से टूट विपक्ष में देखी गई, क्योंकि वो संयोजक थे, उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाने का बेड़ा उठाया था और उनके अलग होते ही सबसे बड़ा झटका विपक्ष की मुहिम को लगा। आज वही नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनाए हुए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। ये तस्वीरें आपको मैं सीधे बिहार से दिखा रही हूं और वहां पर राजभवन की ये तस्वीरें जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं, उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन नए चेहरे कौन होंगे जो बिहार की सत्ता पर एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार को चलाने का काम करेंगे, वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। अटकलें सबसे ज्यादा इसी बात की थी कि पशुपति नाथ पारस और चिराग पासवान के बीच की जो एक लड़ाई रही उसको एनडीए में सुलझा लिया गया है, लेकिन आज पशुपतिनाथ पारस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह साफ हो गया कि वो सुलझा नहीं है। अब ये जो मामला है, मैं एक बार जरा वरुण जी ये तस्वीरों में दिखा रही हूं, बिहार में ये तो अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। वहां पर अगर मनमुटाव चल रहा है तो इसे भुना लीजिए ना, वो भुनाने में पीछे रह जाते हैं आप लोग। सबका अपना अपना सिस्टम होता है, कोई बुनाना चाहता है ऐसी चीजों को, कोई नहीं बुनाना चाहता है। देखिए अभी आप बात कर रहे थे बॉन्ड परिवार, ये बातें कर रहा था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड, तो मैंने पहले भी कहा मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो सबसे ज्यादा आपको कैसे मिल गया? मैं तो कह रहा हूं सारी पार्टियों को मिला है। और ब्लैक एंड व्हाइट कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई आया, 30 जून तक क्यों मांग रहा था टाइम, और अभी भी पूरे नाम नहीं दिए। इतना ब्लैक एंड व्हाइट था तो एक दिन में ही पब्लिश कर देता एसबीआई, वो नहीं कर पा रहे, सबको पता है। अभी काला धन की बात करें, नोटबंदी का क्या हाल हुआ? चाइना से कितना व्यापार घाटा कर लिया। पहले तो लाल आंखें दिखा रहे थे, अब क्या नीली आंखें दिखाओगे? कितना कर्जा भारत पे कर दिया। अब जनता आपको वोट देगी हवाई अड्डों के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए, या आम आदमी की क्या हालत है आप जाके देखो। आपने क्या हाल कर दिया आम आदमी का, परेशान हो रहा है आम आदमी, ना रोटी ना रोजगार, चाय पकौड़े तल रहे हो। आपका कह दो कि भाई अंडे के आपके राज्य में ही, राजस्थान में अभी इन्हीं को चुन के लाए हैं वापस। आप ही के राज्य में वरुण जी, राजस्थान में बीजेपी को चुनकर वापस ले आए, उसके साथ मध्य प्रदेश में भी चुन के ले आए, छत्तीसगढ़ में भी चुनकर ले आए। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आप क्या समस्या ये है कि आप मुद्दे बताते हैं, गिनाते हैं, लेकिन जनता जाकर इन्हीं को वोट कराती है। राजी हाँ बोलिए धीरेन्द्र जी बोलिए। राजस्थान में जनता ने इनको नहीं, कांग्रेस को ही जिताया, लेकिन वो टिकटों के वितरण के कारण आ रही है कांग्रेस। कांग्रेस को ही जिताया है। अब ये अच्छा तरीका है। अरे कितना सा पैसा है राजीव गांधी फाउंडेशन में, वो तो पता है आपको। मुझे तो ये बताओ कितना व्यापार घटा है चाइना से। नहीं तो इस हार को जीत की तरह देखने में कोई फायदा नहीं होगा ना कांग्रेस पार्टी का। आप यही सोच के खुश होते रहिए कि हमें तो जीते हुए थे लेकिन टिकट वितरण खराब हो गया इसलिए हम हार गए, वरना हम जीते हुए थे। नहीं, मैं उस पे बोलता हूँ ना। 10 सेकंड। हाँ धीरेन्द्र जी बोलना चाह रहे, धीरेन्द्र जी बोलिए, एक मिनट वरुण जी आ रही धीरेन्द्र जी बोलिए। वरुण जी, हाँ। देश का उद्योगपति अस्थायी सरकार चाहता हो, जो विकास देश का कर रहा हो उसको सहयोग करना चाहता हो, वो चाहता है। इसलिए हमें, हमारे गठबंधन के लोगों को या हम भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा उन्होंने चंदा दिया, कांग्रेस को भी दिया, टीएमसी को भी दिया। अगर ये काले पैसे थे तो आप लोगों को नहीं लेना चाहिए था, इनकार कर देना चाहिए था। वहां पर तो आपने किया नहीं। और क्यों नहीं इनकार किया? क्योंकि आपके पास काले पैसे आ रहे थे जो धीरज साहू के कमरे में पकड़े गया नगद पैसा। आप उस पर एक लाइन नहीं बोलते हो और आप इसको कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी फटकार लगाई? सुप्रीम कोर्ट के पास एसबीआई ने पूरे आंकड़े लिफाफे बंद दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मात्र इतना कहा ना कि इसको आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे डाल दो। ये फटकार है क्या? ये तो व्हाइट मनी आया हुआ है जिसको आप एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हो कि भ्रष्टाचार में सरकार, भ्रष्टाचार में सरकार। आप लोग इसको पिछले 10 सालों से, 15 सालों से
चस्पाने का काम कर रहे हो मोदी जी के खिलाफ में कि चौकीदार ये है, चौकीदार वो है, लेकिन देश के लोगों का अटूट विश्वास है, प्रेम और विश्वास है हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे, और तीसरी बार उनको फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश के लोग तैयार। मैं ये तस्वीरें जो दिखा रही हूँ, हैदराबाद में प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, उसकी ये तस्वीरें आ रही हैं। अब ये जिस तरह से प्रधानमंत्री हैदराबाद में है और प्रधानमंत्री पिछले कई दिनों से जिस तरह उत्तर दक्षिण पूरब हर जगह जा रहे हैं, उनकी एक चुनाव के बाद रैलियां होनी है, होली के बाद रैलियां होनी है तकरीबन 150, लेकिन उससे पहले जिस तरह की तैयारी और जिस तरह से सुबह से रात तक वो ना सिर्फ पार्टी का प्रचार कर रहे हैं बल्कि उपलब्धियां गिना रहे हैं, ये विपक्ष क्यों नहीं कर पाता है काका जी? सवाल ये है, इसमें कहीं पीछे रह जाते हैं क्या? अभी वरुण जी ने कहा कि हमने तो बहुत जगह अच्छा काम किया है, लेकिन सरकारें उन्हीं की चुन के आ जाती हैं। वरुण काका जी जल्दी से देखिए सुचारिता जी, आपका जो ये सवाल है बहुत समसामयिक है। आपने सवाल पूछा कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही क्यों सच ये है कि ये विज्ञापनी विकास और विज्ञापनी वैभव है। जब प्रधानमंत्री जी देश में ये खेल करेंगे कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली कहानी मैंने आपसे बताया है कि 2 तारीख को जिस कंपनी 2 अप्रैल को जिस कंपनी पर ईडी ने संपत्ति अटैच किया, उसी कंपनी ने 7 अप्रैल 2022 को 100 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए। तो जब मुझे काका जी बस आपको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा क्योंकि तस्वीरें बिहार से आ रही है, मुझे बताया जा रहा है। मैं एक बार जरा बिहार की तस्वीर दिखा दूं, वहां पर राज्यपाल पहुंच गए और राज्यपाल पहुंच गए और वहां से वो तस्वीरें आ रही हैं क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार है। ये तस्वीरें बिहार की और कुछ नए नाम, और वो नाम ऐसे हो सकते हैं जिन पर क्योंकि ये कहा जा रहा था कि क्या प्रिंस राज को भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाता है। थोड़ी देर में पता लग जाएगा। मैं इन तस्वीरों के साथ छोड़ के जा रही हूं, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है।